गुड इवनिंग। आज की मेरी ये क्लास स्टैटिस्टिक्स के एक और नए टॉपिक को लेकर के है और वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मध्यमान और मानक विचलन की गणना की जाती है और मध्यमान और मानक विचलन किसी भी समूह के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। समूह की विशेषताओं के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मध्यमान हमको बताता है कि उस समूह का प्रतिनिधित्वकारी अंक कितना है, समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्वकारी अंक क्या है, ये हमको मध्यमान से पता चलता है। और मानक विचलन से हमको यह पता चलता है कि समूह की अधिकांश आवृत्तियां मध्यमान से ऊपर कहाँ तक और मध्यमान से नीचे कहाँ तक फैली हुई हैं। पर एक और महत्वपूर्ण सूचना है जो हमको न मध्यमान से पता चलती है और न मानक विचलन से पता चलती है, वो ये कि समूह के लोगों का एक सामान्य वितरण किस तरह का है। मध्यमान से ऊपर या मध्यमान से नीचे कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मध्यमान के बहुत नजदीक हैं, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मध्यमान के बहुत दूर है, या किसी विशेष मध्यमान और किसी विशेष अंक के बीच में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, या कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको मध्यमान से एक विशिष्ट अंक अधिक प्राप्तांक मिले हैं, या मध्यमान से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको मध्यमान से कुछ विशिष्ट अंक नीचे कितने प्राप्तांक मिले हैं। तो ये जो सूचनाएं हैं कि इन जनरल लोग मध्यमान के ऊपर कहाँ अधिक पाए जा रहे हैं या कहाँ कम पाए जा रहे हैं, आवृत्तियां कहाँ ज्यादा पाई जा रही हैं, कहाँ कम पाई जा रही हैं, किन प्राप्तांकों के बीच में आवृत्तियां सबसे अधिक पाई जा रही हैं, ये सूचना हमको मध्यमान और मानक विचलन से नहीं मिल पाती है। ये सूचना हमको मिलती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या प्रकृत प्रायिकता वक्र से। आज हम लोग इसी प्रकृत प्रायिकता वक्र की चर्चा करने जा रहे हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्ट में एनपीसी भी कहा जाता है, एनपीसी भी कहा जाता है। एनपीसी या प्रकृत प्रायिकता वक्र इस अजम्पशन पर आधारित है कि हमारे आसपास जितनी भी विशेषताएं हैं, मनुष्य के अंदर जितनी भी विशेषताएं या प्रकृति प्रदत्त जितनी भी विशेषताएं हैं, वो सभी की सभी विशेषताएं एक विशेष तरह से वितरित होती हैं। अगर हम अपने ध्यान से चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो हमको ये समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या सामान्य के आसपास पाई जाती है, मध्यमान के आसपास पाई जाती है, तथा बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो मध्यमान से बहुत दूर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी टेस्ट का जब रिजल्ट आता है, आपके एग्जाम्स के जब परिणाम आते हैं, आप अपने एग्जाम्स के रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या होता है, अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियोकर होते हैं, बहुत थोड़े से बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम जीनियस होते हैं, और बहुत थोड़े से बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम बिलो एवरेज जिनका परफॉर्मेंस होता है। अधिकांश बच्चे मीडियोकर होते हैं। मतलब अगर मध्यमान 60 है तो आप देखेंगे कि अधिकांश बच्चे 50 से 70 के बीच में प्राप्तांक पाए होंगे। 70 से ऊपर बहुत कम लोगों का प्राप्तांक होगा और 50 से नीचे भी बहुत कम लोगों का प्राप्तांक होगा। इतना ही नहीं, जो प्रकृति प्रदत्त विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की भी अगर हम बात करें तो हर विशेषता इसी तरह से एक सामान्य पॉपुलेशन में वितरित होती है। जैसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत लंबे होते हैं, 6.5 और 7 फुट के बहुत कम लोग आपको अपने आसपास नजर आएंगे। इसी तरह से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको 4-4.5 फुट के दिखाई देंगे। मैं अडल्ट की बात कर रही हूँ, एक डेवलप्ड अडल्ट की अगर हाइट की हम लोग बात करें, एक विकसित अडल्ट की, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 6.5-7 फुट के होंगे और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 4-4.5 फुट के आसपास दिखाई देते हैं। अधिकांश लोग 5 से 6 फुट के बीच की हाइट के ही दिखाई देते हैं। तो कोई भी विशेषता आप देखिए, आप सिंगिंग की बात करिए,
आपकी क्लास में ही जो 50-60 का जो आपका बैच होगा, उस 50-60 के बैच में 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा गाते होंगे, थोड़े से ही बच्चे ऐसे होंगे जो गुनगुना तक नहीं सकते होंगे। बाकी अधिकांश लोग गुनगुना सकते हैं, औसत ठीक ठाक टाइप गा भी पाते हैं, पर दोनों छोर पर, एकदम एक्सट्रीम्स पर, बहुत अच्छा या बहुत बुरा, मतलब मध्यमान से बहुत ऊपर या मध्यमान से बहुत नीचे, बहुत थोड़े से लोग पाए जाते हैं। यही जो वितरण है, इसी वितरण को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। आवृत्तियों का ये जो वितरण होता है कि अधिकांश आवृत्तियां मध्यमान के आसपास पाई जाएं और बहुत थोड़ी सी आवृत्तियां मध्यमान के ऊपर और बहुत थोड़ी सी आवृत्तियां मध्यमान के बहुत नीचे पाई जाती हैं, इसको ही हम सामान्य वितरण कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। तो अगर हम किसी भी जनसंख्या के प्रतिनिधित्वकारी सैंपल को, प्रतिदर्श को लेकर के उस पर किसी विशेषता का मापन करके और उस विशेषता के आधार पर, उस विशेषता के प्राप्तांकों के आधार पर अगर एक वितरण बनाए तो वो वितरण हमेशा सामान्य रूप से वितरित होता है। इसी सामान्य वितरण को हम लोग, जो सामान्य वितरण का जो वक्र बनाया जाता है, इसी वक्र को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, प्रकृत प्रायिकता वक्र कहते हैं। किसी भी प्रतिदर्श के ऊपर किसी विशेषता के प्राप्तांक को लेकर के जब आवृत्तियों का वितरण तैयार किया जाता है तो उस वितरण को प्रकृत प्रायिकता वक्र कहते हैं। अब यहाँ एक और शब्द है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। क्या होती है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी? का मतलब है कि अगर किसी घटना के लिए एक से अधिक विकल्प उपस्थित हैं तो उन विकल्पों के घटित होने की संभाव्यता को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। समान रूप से घटित हो सकने वाले विकल्पों के घटित होने की प्रोबेबिलिटी को ही, संभाव्यता को ही प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर एक सिक्का उछालिए तो सिक्के में 2 साइड्स होते हैं, हेड और टेल। तो सिक्का उछलने पे 2 संभावनाएं हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हेड आएगा या टेल आएगा, इसका पूर्व कथन हम पहले से नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेड या टेल के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो दोनों एकदम बराबर है। हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% है। 50% संभावना है कि हेड आएगा और 50% संभावना है कि टेल आएगा। तो ये जो एक सिक्के के उछलने पे हेड या टेल आने की ये जो संभावना है 50%, इसी को हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दूसरा उदाहरण आप लीजिए, आप सबने डाइस देखा होगा, जो लूडो का पासा होता है, आप सबने देखा होगा। उसमें 6 साइड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 अंकों से बने हुए 6 साइड्स होते हैं। हम जब पासा फेंकते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक क्या अंक आएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी, संभावना बिल्कुल बराबर होती है। 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ जाएगा। सबने, आप में से सबने लूडो जरूर खेला होगा। कभी कभी क्या होता है, किसी एक प्लेयर की 1, 2, 3, 4 की चारों गोटियां निकल गई और किसी एक प्लेयर का 6 आ ही नहीं रहा और 4 की चारों गोटियां उसके अंदर बैठी हुई हैं। लेकिन आप देखिए, खेल खत्म होते होते ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक प्लेयर की चारों गोटियां इन हो गई और दूसरे प्लेयर की 4 की चारों गोटियां अपने घर में ही रह गई, वो बाहर ही नहीं निकली, मतलब उसका 6 आया ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। बहुत थोड़े मार्जिन से सारे के सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत थोड़े से मार्जिन से आगे पीछे होते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह क्या काम करता है, चांस काम करता है। 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इसके लिए पूरी तरह चांस काम करता है। तो यही जो चांस है, इसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, संभाव्यता कहा जाता है। प्रकृत प्रायिकता वक्र यह बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन में के प्रतिनिधित्वकारी प्रतिदर्श में किसी भी विशेषता के पाए जाने की संभाव्यता कितनी है। जब हम किसी जनसंख्या से किसी प्रतिदर्श का चयन करके उस पर किसी विशेषता का मापन करते हैं तो उस विशेषता के उस प्रतिदर्श में पाए जाने की संभाव्यता कितनी है, ये हमको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से पता चलता। और संभाव्यता क्या होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया, संभाव्यता ये होती है कि अधिकांश लोग मध्यमान के आसपास पाए जाएंगे और बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो मध्यमान से बहुत
दूर पाए जाएंगे। जिनका डेविएशन मध्यमान से बहुत ज्यादा होगा, ऐसे बहुत थोड़े से लोग होंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की ये होती है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उल्टे बेल के शेप का होता है, इन्वर्टेड बेल के आकार का होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सबसे पहली विशेषता प्रकृत प्रायिकता वक्र उल्टी घंटी के आकार का होता है। दूसरी विशेषता, इसमें मीन, मीडियन और मोड दोनों, तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। मध्यांक, मध्यमान और बहुलांक तीन के तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। ये प्रकृत प्रायिकता वक्र की दूसरी विशेषता होती है। प्रकृत प्रायिकता वक्र की तीसरी विशेषता क्या होती है? इसकी तीसरी विशेषता ये होती है कि ये जो बीच से डिवाइडेड है, ये मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक जिस बिंदु पर पाए जा रहे हैं उसके दोनों तरफ इसमें सिमेट्री पाई जाती है, बिल्कुल सममित होता है ये मध्यमान के दोनों तरफ। मतलब अगर हम इसको यहाँ बीच से फोल्ड कर दें तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को एकदम ढक लेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी, ये इस तरह से ओवरलैप करेगा, परफेक्टली ओवरलैप्ड होगा। तो तीसरी विशेषता कि मध्यमान के दोनों तरफ प्रकृत प्रायिकता वक्र एकदम सिमेट्रिकल होता है। अगली विशेषता इसकी ये होती है कि इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मध्यमान पाया जाता है, वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन से 3 यूनिट ऊपर और 3 यूनिट नीचे की तरफ ये वक्र फैला होता है। मतलब इस वक्र का फैलाव 6 सिग्मा यूनिट, 6 मानक विचलन की इकाइयों का होता है। 3 मानक विचलन इकाई ऊपर और 3 मानक विचलन इकाई नीचे तक यह वक्र फैला हुआ होता है। ±6 सिग्मा यूनिट, मतलब 3 सिग्मा यूनिट ऊपर और 3 सिग्मा यूनिट मध्यमान से नीचे की तरफ ये वक्र फैला हुआ होता है। अगली विशेषता, मध्यमान से 1 सिग्मा यूनिट, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, मध्यमान और 1 सिग्मा यूनिट के बीच में 34.12% आवृत्तियां पाई जाती हैं। ±1 सिग्मा यूनिट, मध्यमान से प्लस सिग्मा यूनिट या मध्यमान से माइनस सिग्मा यूनिट, इसके बीच में 34.12% आवृत्तियां पाई जाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो 68.24% लोग मध्यमान से ±1 सिग्मा यूनिट के बीच में पाए जाते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की थी तो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन वह मूल्य है जिसके मध्यमान से जिस मूल्य के ऊपर और जिस मूल्य के नीचे अधिकांश आवृत्तियां पाई जाती हैं। मानक विचलन वह मूल्य है जिस पे मध्यमान से ऊपर और मध्यमान से नीचे अधिकांश आवृत्तियां पाई जाती हैं। तो अब आप देखिए ±1 सिग्मा यूनिट यहां से लेकर के ये -1 सिग्मा यूनिट है और ये +1 सिग्मा यूनिट है। मतलब क्या है कि यहां तक जो डेविएशन है, मध्यमान से लेकर के यहां तक का डेविएशन 1 सिग्मा यूनिट के बराबर है और यहां तक का डेविएशन +1 सिग्मा यूनिट के बराबर है। तो इस -1 और +1 सिग्मा यूनिट मतलब इस पूरे एरिया में 68.24% आवृत्तियां पाई जा रही हैं। मध्यमान से ±2 सिग्मा यूनिट मतलब -2 और +2, इसके बीच में कुल 95.44
0.44% आवृत्तियां पाई जाती हैं। मतलब मध्यमान से -1 यहाँ से लेकर के -2, मध्यमान से लेकर के -2 सिग्मा यूनिट के बीच 47.72 और मध्यमान से लेकर के +2 सिग्मा यूनिट के बीच में 47.72% आवृत्तियां पाई जाती हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 95.44% आवृत्तियां पाई जाती हैं। और मध्यमान से लेकर के -3 सिग्मा यूनिट या मध्यमान से लेकर के +3 सिग्मा यूनिट के बीच 49.87% आवृत्तियां पाई जाती हैं। या -3 सिग्मा यूनिट से लेकर के +3 सिग्मा यूनिट के बीच 99.74% आवृत्तियां पाई जाती हैं। 99.74% आवृत्तियां पाई जाती हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता ये है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उल्टी घंटी के आकार का होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों एक ही बिंदु पर पाया जाता है और ये वो बिंदु होता है जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। इस वक्र में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक वाला जो बिंदु होता है उस बिंदु की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। अगली चीज, इस पूरे वक्र का जो फैलाव होता है, इस पूरे वक्र का फैलाव 6 सिग्मा यूनिट का होता है। पूरे वक्र का फैलाव 6 सिग्मा यूनिट का होता है, जिसमें मध्यमान से एक तरफ 3 सिग्मा यूनिट और मध्यमान से दूसरी तरफ 3 सिग्मा यूनिट तक आवृत्तियां फैली हुई होती हैं। मध्यमान से नीचे -1, -2 और -3 और मध्यमान से ऊपर +1, +2 और +3, इतना फैलाव होता है आवृत्तियों का। मध्यमान +-1 सिग्मा यूनिट, +-1 सिग्मा यूनिट, मतलब +-1 से लेकर के +1 के बीच में 68.24% आवृत्तियां पाई जाती हैं। -2 से लेकर के +2 सिग्मा यूनिट के बीच 95.44% आवृत्तियां पाई जाती हैं और -3 से लेकर +3 सिग्मा यूनिट के बीच 99.74% आवृत्तियां पाई जाती हैं। अब यहाँ जो एक प्रश्न उठता है वो ये है कि हम कह रहे हैं कि पूरे इसका फैलाव 6 सिग्मा यूनिट का है, ठीक है, और -3 से लेकर के +3 सिग्मा यूनिट के बीच में 99.74% आवृत्तियां पाई जा रही हैं। फैलाव खाली 6 सिग्मा यूनिट का है और इस 6 सिग्मा यूनिट में 99.74% आवृत्तियां पाई जा रही हैं, तो बाकी की बची हुई 0.26% आवृत्तियां कहाँ गई? जब हम किसी प्रतिदर्श का डेटा ले रहे हैं, किसी प्रतिदर्श के ऊपर प्रदत्त का संग्रह कर रहे हैं और उस प्रदत्त को जब हम जनरल पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा। मेरी बात मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कोई भी विशेषता पॉपुलेशन में सामान्य रूप से वितरित होती है और ये जो विशेषता पॉपुलेशन में सामान्य रूप से वितरित होती है, इसका जो वितरण का फैलाव होता है वो 6 सिग्मा यूनिट का होता है। मध्यमान से 3 सिग्मा यूनिट नीचे और मध्यमान से 3 सिग्मा यूनिट ऊपर, इतना फैलाव या बिखराव होता है। और -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच 99.74% आवृत्तियां पाई जाती हैं। तो 99.74% आवृत्तियां अगर पाई जा रही हैं इस 6 सिग्मा यूनिट के बीच में, और हम कह रहे हैं कि फैलाव भी कुल 6 सिग्मा यूनिट का होता है, तो बाकी की बची हुई 0.26% आवृत्तियां कहाँ गईं? वो आवृत्तियां कहाँ गईं, इसका जवाब देने से पहले एक चीज की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगी कि ये जो वक्र होता है, ये जो प्रकृत प्रायिकता वक्र होता है, ये कभी भी अपनी आधार रेखा को टच नहीं करता है। आप इसको अनंत तक बढ़ाते
चले जाएंगे, अनंत तक बढ़ाते चले जाएंगे, तो भी ये कहीं पे भी अपनी इस आधार रेखा को टच नहीं करेगा। और यही कारण है कि ये आवृत्तियां कभी भी 100% नहीं हो पाती हैं। अगर ये टच करता तो मतलब क्या है कि सब के सब लोग, जितने भी लोग उस कैटेगरी में आ रहे हैं, उस पॉपुलेशन में जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सब के सब इस विशेषता के अंतर्गत आ गए। लेकिन ये अपने आधार को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम जिस भी विशेषता की बात कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग हैं जो छूट रहे हैं। कितना भी हम वक्र को बढ़ाते चले जाएं, कुछ लोग हैं जो लगातार छूट रहे हैं, इसलिए ये वक्र कभी भी अपनी आधार रेखा को टच नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ये वक्र आधार रेखा को टच नहीं करता है? जब हम कह रहे हैं कि हमने प्रतिनिधित्वकारी प्रतिदर्श का चयन करके उस प्रतिदर्श पे विशेषता का मापन किया और उसको हम पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर रहे हैं। होता क्या है, जब हम किसी पॉपुलेशन से प्रतिदर्श का चयन करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि वह प्रतिदर्श उस जनसंख्या का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करे। जितनी विशेषता जनसंख्या में है, जिस अनुपात में वो विशेषताएं जो हमारी जनसंख्या में हैं, उसी अनुपात में वो सारी विशेषताएं हमारे प्रतिदर्श में भी हों। पर 100% रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई भी पॉपुलेशन बहुत सारी विमाओं पर एक दूसरे से भिन्न होती है। अधिकांश विमाओं का पता लग जाता है, पर कभी कभी कुछ विमाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठी हो पाती है, या बहुत प्रयास करने के बाद भी एग्जैक्टली उस अनुपात में हम उस विशेषता को अपने प्रतिदर्श में नहीं शामिल कर पाते हैं। तो जब हम कह रहे हैं प्रतिनिधित्वकारी प्रतिदर्श, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अधिकांश विशेषताएं उसी अनुपात में हमारे प्रतिदर्श में है, पर फिर भी बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं जो या तो सही अनुपात में हम नहीं ले पाते हैं या ले ही नहीं पाते हैं। और ये बहुत सारे कारण हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। आगे दूसरे अपनी क्लास में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो प्रकृत प्रायिकता वक्र होता है, ये कभी भी अपनी आधार रेखा को टच नहीं करता है, क्योंकि हम जिस भी प्रतिदर्श को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं वो प्रतिदर्श 100% रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होता है पॉपुलेशन का। कुछ न कुछ विशेषताएं छूट जाती हैं और ये छूटी हुई विशेषताओं के कारण ही यह वक्र कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता है। तो अगर वो बेस लाइन को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ आवृत्तियां छूट रही हैं, और यही जो छूटी हुई आवृत्तियां हैं, यही वो 0.26% आवृत्तियां हैं जो बहुत दूर तक फैली हुई हैं। ये 0.26% जो आवृत्तियां हैं ये बहुत दूर तक फैली हुई हैं। मध्यमान से इनका विचलन बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखिए ये जो हिस्सा जो छूट रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। अधिकांश जो विशेषता है वो विशेषता समाहित हो जा रही है। 99.74% विशेषताएं इसमें समाहित हो जा रही है, मात्र 0.26% विशेषताएं छूट रही हैं। तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा छूटता है जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले कर रहा होता है, या उसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा होता है। इसलिए उस हिस्से के छूटने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो यही वजह है कि हमारा वक्र कभी भी आधार रेखा को नहीं छूता है, और यही वजह है कि जो हमारा फैलाव है 6 सिग्मा यूनिट का, उसमें कुछ आवृत्तियां रह जाती हैं। तो ये तो बात हुई प्रकृत प्रायिकता वक्र की विशेषताओं की। अच्छा, एक चीज और है, मध्यमान के किसी भी तरफ, मध्यमान के बाईं तरफ या मध्यमान के दाईं तरफ 50-50% आवृत्तियां पाई जाती हैं। मध्यमान के बाईं तरफ 50% आवृत्तियां और मध्यमान के दाईं तरफ 50% आवृत्तियां पाई जाती हैं। जितना टोटल संख्या है पॉपुलेशन में, उस संख्या का 50% मध्यमान से नीचे और 50% मध्यमान के ऊपर पाया जाता है। तो ये विशेषताएं हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। मुझे उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें सब आप लोगों की सब समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखने की जो चीज़ है उसमें वो यही है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो बीच का सबसे ऊंचा भाग होता है वहाँ पे मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों पाया जाता है। मध्यमान के किसी भी तरफ
50-50% आवृत्तियां पाई जाती हैं और इस पूरे प्रकृत प्रायिकता वक्र का जो फैलाव होता है वो 6 सिग्मा यूनिट का होता है। मध्यमान से नीचे 3 सिग्मा यूनिट और मध्यमान से ऊपर 3 सिग्मा यूनिट तक की आवृत्तियां पाई जाती हैं। मध्यमान और 3 सिग्मा यूनिट के बीच -3 सिग्मा यूनिट के बीच 50% आवृत्तियां और मध्यमान और +3 सिग्मा यूनिट के बीच 50% आवृत्तियां पाई जाती हैं। मध्यमान और +1 सिग्मा यूनिट या मध्यमान और -1 सिग्मा यूनिट के बीच 34.12% आवृत्तियां पाई जाती हैं। इसी तरह से मध्यमान और -2 सिग्मा यूनिट के बीच या मध्यमान और +2 सिग्मा यूनिट के बीच 47.72% आवृत्तियां पाई जाती हैं और मध्यमान और +3 सिग्मा यूनिट या मध्यमान और -3 सिग्मा यूनिट के बीच 49.87% आवृत्तियां पाई जाती हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हमेशा रेफरेंस का बिंदु मध्यमान होता है। जब भी हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो हमेशा मध्यमान होता है। हम मध्यमान से ही ऊपर या मध्यमान से ही नीचे की बात करते हैं। मध्यमान से 1 सिग्मा यूनिट ऊपर या मध्यमान से 2 सिग्मा यूनिट नीचे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा मध्यमान होता है। हम मध्यमान से ही आवृत्तियों का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एप्लीकेशंस की हम लोग बात करें कि क्या क्या यूज है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का पहला यूज ये है कि किसी भी प्रतिदर्श में किसी भी प्राप्तांक मध्यमान और किसी भी प्राप्तांक के बीच कितने प्रतिशत आवृत्तियां पाई जा रही हैं या 2 प्राप्तांकों के बीच कितने प्रतिशत आवृत्तियां पाई जा रही हैं या किसी एक प्राप्तांक से नीचे कितने प्रतिशत आवृत्तियां पाई जा रही हैं, ये सूचना हमको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के द्वारा ही पता चल पाती है। जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल से बात करें, मान लीजिए किसी समूह का मध्यमान 60 है, उसका मानक विचलन 15 है। ठीक, मध्यमान 60 है, मानक विचलन 15 है और हमको यह जानना है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको 35 से लेकर के और 80 के बीच में प्राप्तांक मिले हैं। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 35 से लेकर के 80 के बीच स्कोर किया है। सबसे पहले हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये मध्यमान और मध्यमान कितना है, 60 है। हमको क्या जानना है, 35 से लेकर के 80 के बीच में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं। तो अगर मध्यमान 60 है तो वह व्यक्ति जिसको 35 अंक मिला है, जिसका लाभदांक 35 है, वो मध्यमान के नीचे पाया जा रहा होगा और जिसका लाभदांक 80 है वो मध्यमान के ऊपर पाया जा रहा होगा। तो 35 वाला प्राप्तांक कहाँ पाया जाएगा, मध्यमान के नीचे, और 80 वाला प्राप्तांक कहाँ पाया जाएगा, मध्यमान के ऊपर। 35 वाला मध्यमान के नीचे और 80 मध्यमान के ऊपर। मान लेते हैं 35 यहाँ कहीं पाया जा रहा है और 80 यहाँ कहीं पाया जा रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि 35 मध्यमान के नीचे और 80 मध्यमान के ऊपर पाया जाएगा। कितने प्रतिशत लोग इस 35 और 80 प्राप्तांक के बीच में पाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि मध्यमान और -3 डेविएशन और मध्यमान और +3 डेविएशन, इसके बीच में 50-50% लोग पाए जाते हैं। 50% लोग मध्यमान और -3 के बीच में और 50% लोग ही मध्यमान और +3 के बीच में पाए जाते हैं। हमको क्या जानना है, हमको जानना है कि यहाँ कितने प्रतिशत लोग 35 और 80 के बीच में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमको गणना करनी होगी Z स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर की। हमको सबसे पहले Z स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर की गणना करनी होगी। Z स्कोर क्या होता है? Z स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर वह लाभदांक होता है जो कि यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक मध्यमान से कितने सिग्मा यूनिट दूर है।
कोई भी प्राप्तांक मध्यमान से कितने सिग्मा यूनिट की दूरी पर स्थित है, ये हमको जेड स्कोर बताता है। अगर जेड स्कोर माइनस में है इसका मतलब वह प्राप्तांक मध्यमान से नीचे है, और जेड स्कोर अगर प्लस में है इसका मतलब है वो प्राप्तांक मध्यमान के ऊपर है। मध्यमान से किसी भी प्राप्तांक की दूरी हमको पता चलती है जेड स्कोर से या स्टैंडर्ड स्कोर से। जेड स्कोर का सूत्र क्या है? जेड स्कोर का सूत्र है x माइनस एम अपॉन सिग्मा, जहां x वह लाभधांक है जिसकी स्थिति हमको पता करनी है, m मध्यमान है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस प्रश्न में हमको क्या पता करना है? 35 और 80 के बीच में कितने प्रतिशत लोग आते हैं। तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि यह 35 का जो अंक है ये मध्यमान से कितने सिग्मा यूनिट की दूरी पर है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ है वो ये है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा मध्यमान होता है, और हम जो मध्यमान से किसी भी प्राप्तांक की दूरी की जब बात करते हैं तो वो दूरी की जो इकाई होती है वो सिग्मा के रूप में होती है, कि मध्यमान से वह प्राप्तांक कितने सिग्मा यूनिट्स दूर है। तो यहाँ हम जो जेड स्कोर निकाल रहे हैं वो जेड स्कोर भी हमको यही बताता है कि कोई भी प्राप्तांक मध्यमान से कितने सिग्मा यूनिट की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम 35 की बात करें कि 35 का प्राप्तांक का z कितना है? z ऑफ 35, ये कैसे निकलेगा? 35 माइनस 60 अपॉन 15। z ऑफ 80, ये कैसे निकलेगा? 80 माइनस 60 अपॉन 15। ये हुआ आपका 25 अपॉन 15 और ये हुआ 20 अपॉन 15। अब हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं। 25/15 मतलब 5/3 और ये 4/3, तो ये हुआ 1.66 और ये हुआ 1.33। मतलब 35 मध्यमान से 1.66 सिग्मा यूनिट्स, ये आप देखिए ये जो मूल्य है ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि हम 35 माइनस 60 कर रहे हैं, तो ये वाला जो मूल्य है ये माइनस में आएगा। तो 35 मध्यमान से 1.66 सिग्मा यूनिट नीचे है और 80 मध्यमान से 1.33 सिग्मा यूनिट ऊपर है। ये तो बात हुई ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये दूरी कितनी है, हमको ये तो पता चल गया। पर ये इस और इसके बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियां हैं, मतलब मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियां हैं और मध्यमान और 1.33 सिग्मा यूनिट के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियां हैं। हम जान रहे हैं कि मध्यमान और 1 सिग्मा यूनिट के बीच में 34.12 प्रतिशत आवृत्तियां पाई जाती हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि मध्यमान और 2 सिग्मा यूनिट के बीच में 47.74 प्रतिशत आवृत्तियां पाई जाती हैं। पर मध्यमान हमको क्या जानना है, मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियां और मध्यमान और 1.33 सिग्मा यूनिट के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियां, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा फिर वही बात आपकी स्टैटिस्टिक्स की किताब से। आप अपनी स्टैटिस्टिक्स की बुक उठा करके देखिए तो पीछे जो स्टैटिस्टिकल टेबल दी हुई है उन स्टैटिस्टिकल टेबल्स में से एक टेबल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की भी है। दिखाती हूं मैं आप लोगों को। मेरे पास ये जो बुक है, इस बुक में आप देखिए ये जो टेबल ए है ये टेबल ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की टेबल है। ये जो टेबल ए है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की टेबल है। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है प्रकृत प्रायिकता वक्र के मध्यमान और दिए गए प्रामाणिक विचलन इकाई मूल्य के मध्य का क्षेत्रफल। प्रकृत प्रायिकता वक्र में मध्यमान और दिए गए प्रामाणिक विचलन इकाई मूल्य के बीच का क्षेत्रफल जो आपको यहाँ निकालना है। आपको क्या निकालना है, मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट्स के बीच कितना क्षेत्रफल है और मध्यमान और 1.33 सिग्मा यूनिट्स के बीच में कितना क्षेत्रफल है, आपको यही निकालना है।
तो आप देखिए आपके इस बुक पे यहाँ x बाई सिग्मा लिखा हुआ है और यहाँ एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो x बाई सिग्मा है, ये इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस मध्यमान है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है 0.01, मतलब मध्यमान से 0.01 सिग्मा यूनिट की डिस्टेंस पर ये आप ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.30, मतलब मध्यमान और 0.30 सिग्मा यूनिट्स के बीच में ये जो एरिया है, यहाँ ये जो एरिया लिखा हुआ है, यही वो एरिया है जो बता रहा है कि मध्यमान और इस सिग्मा यूनिट के बीच में कितनी प्रतिशत आवृत्तियां पाई जा रही हैं, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है, आप ये देखिए यहाँ ये जो एरिया है ये शुरू हुआ है 0.0040 0.0080, देख रहे हैं। ये जो एरिया दिया हुआ है ये 1000 में कितना, आउट ऑफ 1000 दिया हुआ है। मतलब अगर 1000 टोटल नंबर ऑफ टोटल एन हमारा 1000 है तो उस 1000 में कितना प्रतिशत मध्यमान और इस सिग्मा यूनिट के बीच में पाया जा रहा है। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? हम यहाँ प्रतिशत की बात कर रहे हैं, कितने प्रतिशत आवृत्तियां, मतलब हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 100 की। यहाँ जो एरिया दिया हुआ है ये आउट ऑफ 1000 दिया हुआ है और हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 100 की। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ जो एरिया दिया हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको हमारा डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त होगा। हमारे लिए वांछित क्या है? हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं कि 100 में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट के बीच में प्राप्तांक मिले हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है आउट ऑफ 1000 की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इस एरिया को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। अब हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियां पाई जा रही हैं। तो अब आप यहाँ ढूंढिए कि 1.66 कहाँ लिखा हुआ है। ये जो सिग्मा x बाई सिग्मा है, इस x बाई सिग्मा में आप ढूंढिए कि 1.66 कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1.66 आप देखेंगे ये है, आप ये देखिए ये लिखा हुआ है 1.66 और इस 1.66 के ठीक सामने एरिया वाले हिस्से में क्या एरिया लिखा हुआ है वो देख लीजिए। x बाई सिग्मा के नीचे 1.66 देखिए कहाँ है और उसके ठीक सामने जो एरिया वाला हिस्सा है उसमें कितना एरिया लिखा हुआ है वो देख लीजिए। तो आप देखिए 1.66 के बीच 1.66 के सामने जो एरिया है वो है 0.4515। ये एरिया आपकी बुक में कितना लिखा हुआ है? 0.4515। मैंने अभी आपसे क्या बताया? मैंने आपसे ये बताया कि ये जो अंक है ये किस में है? आउट ऑफ 1000 में है। हमको क्या चाहिए? आउट ऑफ 100। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियां पाई जा रही हैं? 45.15। इसी तरह आप देखिए 1.33 सिग्मा मध्यमान और 1.33 सिग्मा के बीच कितने प्रतिशत आवृत्तियां हैं? मध्यमान और 1.33 सिग्मा के बीच 40.82। ये है आपका बुक का अंक है 0.4082। मतलब मध्यमान और 1.33 सिग्मा के बीच कितने प्रतिशत आवृत्तियां पाई जा रही हैं? 40.82% आवृत्तियां, ठीक है। अब क्या करेंगे? मध्यमान मतलब ये जो 35 का प्राप्तांक है, ये 35 का प्राप्तांक मध्यमान से कितनी दूर है? ये मध्यमान से 1.66 सिग्मा यूनिट दूर है। और 80 का प्राप्तांक कितना दूर है? 1.33 सिग्मा यूनिट दूर है। और मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट मतलब ये है आपका
1.66 सिग्मा यूनिट और ये है 1.33 सिग्मा यूनिट। मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट के बीच में, मतलब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में 45.15% आवृत्तियां पाई जा रही हैं। मध्यमान और 1.66 सिग्मा यूनिट के बीच में 45.15% आवृत्तियां पाई जा रही हैं। इसी तरह मध्यमान और 1.33 सिग्मा यूनिट, ये इसके बीच में 40.82% आवृत्तियां पाई जा रही हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि 35 और 80 के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियां पाई जाएंगी। मतलब हमको पूरा ये एरिया पता करना है, हमको पूरा ये एरिया पता करना है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस और इस प्राप्तांक के बीच में पाए जा रहे हैं। क्या करें, ये और ये टोटल कर दें, 45.15 प्लस 40.82, इसका टोटल कर दें। ये कितना होगा? मतलब 35 और 80 के बीच में 85.97% लोग पाए जा रहे हैं। जो हमारा प्रश्न था 35 और 80 प्राप्तांक के बीच में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, तो उसका उत्तर क्या है कि 35 और 80 प्राप्तांक के बीच में 85.95% लोग पाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी से एक रिव्यू करते हैं। मध्यमान 60 था, मानक विचलन 15 था, और मेरा प्रश्न था कि 35 और 80 के बीच में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यह जानने की कोशिश की कि प्राप्तांक 35 और प्राप्तांक 80 मध्यमान से कितना विचलन इकाई दूर है। प्राप्तांक 35 मध्यमान से कितना विचलन इकाई दूर है और मध्यमान 80 प्राप्तांक से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट दूर है। इसके लिए हमने क्या निकाला? इसके लिए हमने जेड स्कोर की गणना की। 35 का जेड स्कोर और 80 का जेड स्कोर। 35 के जेड स्कोर ने हमें बताया कि मध्यमान और 35 के बीच की ये जो दूरी है ये कितना सिग्मा यूनिट है, और 80 का जेड स्कोर हमें बता रहा है कि मध्यमान और 80 के बीच की ये जो दूरी है ये कितना सिग्मा यूनिट है। इसके बाद ये जो हमें जेड स्कोर मिला था, इस जेड स्कोर को हमने अपनी बुक में सारणी की सहायता से क्षेत्रफल में, एरिया में चेंज कर लिया। इस और इसके बीच में ये क्षेत्रफल कितना है और इसके और इसके बीच में ये क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद हमने इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दिया, तो हमें क्या पता चल गया कि 35 और 80 के बीच में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं। ये एक एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन से जुड़े हुए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों और बाकी के एप्लीकेशंस की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।